सोचिए अगर कल अचानक से ऐसा हो जाए कि भारतीय इंजीनियरों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो क्या होगा? क्या हमारी आईटी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा? क्या हजारों स्टूडेंट का विदेश जाने का सपना टूट जाएगा? और क्या भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अभी भी अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है? तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। आज हम इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है H1B वीजा प्रोग्राम। क्या है इसमें? ये सबसे पहले समझते हैं ये वीजा क्या होता है। ठीक है, H1B वीजा अमेरिका का एक ऐसा वीजा है जो विदेशी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। यानी अगर भारत का कोई इंजीनियर, डॉक्टर या आईटी विशेषज्ञ अमेरिका की किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उन्हें इस वीजा की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर यह वीजा आईटी सेक्टर और एसटीएम क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये वाला क्षेत्र है जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, यानी टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड्स वालों को ये वीजा मिलता है। अब बात करते हैं अब इसमें नया बदलाव क्या है। पहली तो यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पहले जो इसकी फीस थी ना, वो ये थी $4,500, लेकिन अब इसे बढ़ा के $100,000 कर दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हुआ। 12 महीने तक चलेगा यह नियम। अब सोचिए कि अगर किसी कंपनी को पहले किसी विदेशी कर्मचारी को लाने के लिए 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ते थे, तो अब उन्हें 80 लाख रुपए से ज्यादा देने पड़ते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है, जैसे कोई डॉक्टर है, वो भारत में रहते हैं और उनको काम करने के लिए अमेरिका जाना है। ठीक है, अमेरिका जाना है, तो नॉर्मली उनको लगता था पहले 4 to 5 लाख। ठीक है, अब उनको जाने के लिए कम से कम 80 लाख रुपए लगेंगे। वो जो विदेश के लोग हैं वो इनको बुलाएंगे, तो उनको इतना पैसा उनको देना पड़ेगा कि वो भारत से वहां जाए। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर किसी कंपनी को इतना ज्यादा पैसा देना पड़े तो क्या वह आसानी से विदेशी कर्मचारी को नौकरी देगी या फिर वह अपने ही देश के लोगों को नौकरी देने की कोशिश करेगी? अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मान लीजिए कि अगर अमेरिका के जो है पर्सन है, मतलब कि इंडिया के जो पर्सन है, उनको अमेरिका जाना है वहां पे कंपनी में काम करने के लिए, तो कंपनी वाले जब 4 to 5 लाख दे रहे थे तो उतने में काम हो जा रहा था, लेकिन अब उनको 80 प्लस देना है, 80 लाख से ज्यादा देना है। तो क्या वो इंडिया से पर्सन को बुलाएंगे अपनी कंट्री में? क्या लगता है आपको? नहीं बुलाएंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे? जब वो इधर से लोगों को नहीं बुलाएंगे तो वो अपने ही देश के लोगों को रोजगार पे रखेंगे, है ना। अब बात करते हैं H1B वीजा की शर्तें। अधिकतम 6 साल तक वैध होता है। उसके बाद कई लोग ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब है अमेरिका में स्थायी निवास। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी अमेरिका में स्थायी रूप से बसने के लिए, बल्कि अस्थायी रूप से काम करने के लिए जाते हैं। मतलब वहां पे लोग बसने नहीं जाते, रहने नहीं जाते हैं, सिर्फ काम के पर्पज से वहां पे जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो है भारत क्यों चिंतित है इससे। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं। यानी अगर 100 लोगों को H1B वीजा मिलता है तो उनमें से लगभग 70 भारतीय होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है। अब सोचिए, अगर वीजा की फीस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो सबसे ज्यादा असर किस देश को पड़ेगा? सिंपल सी बात है, भारत को पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत ही क्यों, चीन को क्यों नहीं? क्योंकि भारत के बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं भारतीय टेक्नोलॉजी वकफ में अमेरिका की निर्भरता। अब बात कर रहे हैं सबसे बड़े मुद्दे की। भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं। यह काम 2 तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट जॉब, एक होता है आउटसोर्सिंग। अब डायरेक्ट जॉब क्या होता है? कुछ लोग सीधे अमेरिका जाके काम करते हैं, ठीक है। और एक होता है आउटसोर्सिंग। उसमें क्या होता है, कुछ कंपनियां अमेरिका की होती हैं लेकिन काम भारत में करवाती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। ठीक है, जैसी कंपनियां भारत में ही हजारों इंजीनियर्स को काम देती है। इससे भारत को क्या फायदे होते हैं? इस मॉडल से भारत को कई फायदे मिलते हैं। पहला तो है, एक तो है अच्छी सैलरी।
अच्छी सैलरी है ना, उच्च तकनीक अनुभव। भारत के इंजीनियरों को दुनिया के सबसे बड़े टेक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। दूसरा, तकनीकी अनुभव। भारतीय इंजीनियर को नई नई तकनीकें सीखने का मौका मिलता है। द थर्ड इज ग्लोबल एक्स प्रोजेक्टर, यानी दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। लेकिन अब समस्या क्या है हो रही है, ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला तो ये वीजा नियम सख्त होने और फीस बढ़ाना। द सेकेंड इज अमेरिका अर्थव्यवस्था में मंदी। ठीक है, फिर है एआई का बढ़ना। अब ना एक और समस्या आ रही है, अब एक नई समस्या सामने आ रही है, ऑटोमेशन और एआई की। ठीक है, आजकल कई कंपनियां इंसानों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग, डेटा एनालिस्ट। इनमें एआई का उपयोग बढ़ रहा है। अब एक सवाल है आपसे, अगर एआई बहुत सारे काम करने लगे तो क्या कंपनियों को उतने कर्मचारी की जरूरत बढ़ेगी? ऑफ कोर्स नहीं, कुछ हद तक तो नहीं। और उनका असर सबसे ज्यादा लो स्किल्स जॉब पर पड़ सकता है। मान लीजिए अगर किसी के पर्सन के पास कोई स्किल ही नहीं है तो उसकी तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की समस्या पे। इसमें क्या होता है कि भारत के कई होनहार इंजीनियर्स अमेरिका चले जाते हैं। इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी देश की प्रतिभा दूसरे देश में चली जाना। इससे भारत में कभी कभी टैलेंट की कमी हो जाती है। समस्या क्या है, इसका समाधान क्या होगा? आज सबसे जरूरी सवाल है, भारत को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत को अपना व्यापार यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए। अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करना, भारत को सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि खुद की नई टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, है ना, क्लाउड कंप्यूटर ऐसी ऐसी स्किल्स डेवलपमेंट। कर्मचारियों को नई नई स्किल्स और तकनीकों की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जैसे एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ताकि भारतीय प्रोफेशनल दुनिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़े और वो भारत में ही रह के अच्छी इनकम को जनरेट कर पाए। आई होप कि मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है यूरेनियम खनन का विवाद। भारत में कई जगह यूरेनियम खनन को लेकर विवाद हो रहा है। यूरेनियम एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। इसे इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में और परमाणु तकनीक में। लेकिन समस्या क्या है? यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। इसका मतलब यह है कि इसे रेडिएशन निकलता है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो यह इंसानों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ घटनाओं की, जो कि छत्तीसगढ़ का मामला। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पानी के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा पाई गई। यह डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार की तय सीमा से ज्यादा थी। अब मुझे आप डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा भी हो सकता है। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एक जंगल में यूरेनियम खनन की योजना बनाई गई, लेकिन वहां के आदिवासियों और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि इससे जंगल नष्ट हो जाएंगे, पानी प्रदूषित हो जाएंगे और उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी, इसलिए वो मना कर। तो हम बात करते हैं मेघालय की। क्या हुआ इसमें? सरकार ने एक आदेश निकाला कि यूरेनियम जैसे खनिजों को खुदाई के लिए अब जन सुनवाई की जरूरत नहीं होगी। इससे आदिवासी समुदाय में नाराजगी फैल गई। वे इसे अपने अधिकारों और पर्यावरण के खिलाफ मानते हैं। अब बात करते हैं ना, इससे खतरे क्या है। पहला तो है स्वास्थ्य को खतरा। यूरेनियम रेडिएशन है वो फैलने वाला होता है। इससे किडनी खराब हो सकते हैं, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, कैंसर और बच्चों में जन्म से ही बीमारियां
हो सकती हैं। यह जमीन के नीचे से पानी को लंबे समय तक दूषित कर सकता है और इसे साफ करना मुश्किल है। द सेकेंड इज प्राकृतिक और आदिवासी क्षेत्रों में पर असर। यूरेनियम की खोज और खुदाई ज्यादातर संवेदनशील जंगलों और आदिवासी जमीन पर होती है। ये इलाके आदिवासियों के लिए जीवन, पानी और उनकी संस्कृति का आधार होता है। द सेकेंड इज जन सुनवाई अनिवार्य हो। खनन से पहले जनता की राय जरूरी होनी चाहिए, खासकर आदिवासी इलाकों में। लोगों की सहमति खुले तौर पर और पूरी तरह जानकारी के साथ ली जाए। सभी खनन परियोजनाओं में ये नियम सख्ती से लागू हो। अब बात करते हैं EIA, भूचलन, जैव विविधता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की सटीक रिपोर्टिंग की जाए। स्वतंत्र वैज्ञानिकों और NGO को डेटा तक पहुंच मिलनी चाहिए। फिर फोर्थ इज परमाणु ऊर्जा को संतुलित रूप से बढ़ाना। परमाणु ऊर्जा के साथ साथ सौर, पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा देना चाहिए। यह भी सोचना होगा कि क्या यूरेनियम आयात या विदेशी यूरेनियम की प्रोसेसिंग से घरेलू खनन का दबाव कम हो सकता है। द फिफ्थ इज प्रभावित लोगों के लिए न्यायपूर्ण उपाय। जिन लोगों की जमीन, पानी या स्वास्थ्य पर असर पड़ा है उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, नई जगह बसाना चाहिए, स्वास्थ्य की जांच और इलाज, जल और मिट्टी की सफाई होनी चाहिए। ठीक है। फिर है ये है पर्यावरण न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को और मजबूत करना चाहिए। बात करते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक जो कि है शैक्षिक दीवार तोड़ना। भारत की स्थिति OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार भारत दुनिया में सबसे ज्यादा PhD देने वाले देशों में से एक है। इसका मतलब है कि भारत में बहुत सारे लोग रिसर्च और उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि रिसर्च तो भारत में होती है, लेकिन उस रिसर्च को पढ़ना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई रिसर्च पेपर महंगे जर्नल्स में छपते हैं। इन जर्नल्स तक पहुंचने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और इसे ही पेवॉल कहते हैं। अब पेवॉल क्या होता है इस पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, पेवॉल का मतलब होता है ज्ञान के सामने पैसों की दीवार। यानी अगर आपको रिसर्च पढ़नी है तो आपको पैसे देने होंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर भारत के छोटे शहर में काम करता है, अगर उसे किसी नई बीमारी का इलाज जानना है तो उसे उस विषय पर नई रिसर्च पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर उस रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए 2,000 रुपए लगते थे पहले या 5,000, तो अब उन्हें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो हर डॉक्टर के लिए संभव नहीं है कि वो लोग इसको पढ़ सके और यही है पेवॉल। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। PhD करने वाले छात्रों को सैकड़ों रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन कई बार एक रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए ही 17,000 से 2.6 लाख तक खर्च हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ज्ञान की ऊंची कीमत। दिल्ली हाई कोर्ट ने SciHub और LibJourn जैसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया था। ये वेबसाइट मुफ्त में रिसर्च पेपर उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब इन्हें ब्लॉक किया गया तो गरीब देशों के छात्रों और रिसर्च के लिए रिसर्च पढ़ना और भी मुश्किल हो गया। जिसका मैंने वेबसाइट का नाम लिया वो यहाँ पे लिखी हुई है और इसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं शैक्षिक पब्लिशिंग का व्यापारिक मॉडल। अब सवाल आता है कि रिसर्च पेपर इतना महंगे क्यों होते हैं, है ना? क्योंकि पब्लिशिंग कंपनियां इसे एक बिजनेस की तरह चलाती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसर्च वैज्ञानिक करते हैं, समीक्षा भी वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन पैसा पब्लिशर कमाते हैं उनको पब्लिश करके। यानी जो ज्ञान समाज के लिए बनाया गया था वह धीरे धीरे कॉर्पोरेट का साधन बन गया। अब बात करते हैं समाज और स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा। इस समस्या का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य क्षेत्र में पड़ता है। MSF जैसी संस्थाओं का कहना है कि कई गरीब देशों में डॉक्टरों को नई मेडिकल रिसर्च की जानकारी नहीं मिल पाती। इसका मतलब है कि मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। अब एक बात बताइए, जब चीजें ही इतनी महंगी है, उनको एक रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए 2.5 लाख तक का खर्च उनको आता है, तो अगर मार्केट में हर टाइम
कुछ नया रिसर्च आ रहा है तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र के जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं जो गांव के एरिया के होते हैं तो वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ऐसे तो क्या होगा, बीमारियां और बढ़ेंगी और उनका सही इलाज ना मिलने के कारण लोग परेशान होंगे और मर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, अफ्रीका या एशिया के कुछ देशों में टीबी, एचआईवी, नई बीमारियां, इन पे नई रिसर्च होती रहती है, लेकिन अगर डॉक्टर तक वह जानकारी नहीं पहुंचे तो इलाज में सुधार कैसे होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको दिखाती हूँ, टीवी, एचआईवी, ठीक है। अब बात करते हैं ज्ञान को वस्तु नहीं साझा धरोहर मानना चाहिए। आज की स्थिति क्या है, ज्ञान को बेचने की चीज बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज आज उन्हीं रिसर्च को अहमियत देते हैं जो महंगी और नामी पत्रिकाओं में छपते हैं, जबकि जो शोध समाज की जरूरतों से जुड़े होते हैं उन्हें कम महत्व दिया जाता है। कॉर्पोरेट कंपनी के फायदे को प्राथमिकता दी जाती है। पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर के जरिए मानव ज्ञान को निजी बना दिया गया, ठीक है, और लोकल नॉलेज को नजरअंदाज किया गया। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल साउथ और उसकी चुनौतियों पे। ग्लोबल साउथ में आते हैं भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देश। इन देशों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, दवाइयों की कमी, आर्थिक असमानता। लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी रिसर्च तक ही पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मतलब बीमारियां हैं, उनको इतनी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, और जब रिसर्च पेपर ही इतने महंगे हैं तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं। तो इसका समाधान ये है कि उन सब चीजों को थोड़ा मतलब वो जो चीजें इतनी महंगी हैं तो उनको थोड़ा सस्ता करना चाहिए, ताकि सब तक ज्ञान पहुंच पाए और हमारे भारत में या अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में सही से लोगों तक इलाज पहुंचे और लोग स्वस्थ रहें। हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका काम होता है कि वह राज्य सरकार के कामकाज को संविधान के अनुसार चलाने में मदद करे। अब हम बात करते हैं क्या हुआ वहां पे। आजकल एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जब कोई राज्य विधानसभा कोई बिल पास करती है और उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो क्या राज्यपाल उस बिल को अनिश्चित समय तक रोक सकते हैं? यानी क्या उनके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए? आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इस पॉइंट को। मान लीजिए किसी राज्य की सरकार ने शिक्षा सुधार का बिल पास किया, विधानसभा ने उसे मंजूरी दे दी, लेकिन अगर राज्यपाल उस बिल पर कई महीनों तक फैसला ही ना ले तो क्या होगा? उस राज्य में सुधार लागू ही नहीं हो पाएंगे, काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही सब बताया गया है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। जब विधानसभा कोई बिल पास करती है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। द फर्स्ट इज बिल को मंजूरी देना, सेकंड मंजूरी रोक देना, द थर्ड इज राष्ट्रपति के पास भेज देना अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो, द फोर्थ इज बिल को वापस भेज देना। ठीक है, अब सवाल क्या है, अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास कर दे तो क्या राज्यपाल उसे फिर से रोक सकते हैं? यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक को कि अब समस्या क्यों बढ़ रही है। कुछ राज्यों का आरोप है कि राज्यपाल जानबूझकर बिलों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राज्य सरकार नई स्वास्थ्य योजना लाना चाहती है और बिल पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल उसे महीनों तक मंजूरी नहीं देते, तो उस योजना का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। बात करते हैं राज्यपाल का जो पद होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह संविधान की रक्षा करता है, राज्य सरकार और केंद्र के बीच संतुलन बनाता है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि फैसले समय पर हों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक रुकावट ना आए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कार्य जो है राज्यपाल जो अपना काम है वो टाइम से करे। अगर मान लीजिए कोई बिल है वो
सही है, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं लिखी है या कोई ऐसा मतलब कोई ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो हम उस बिल को मंजूरी दे सकते हैं। लेकिन राज्यपाल को अपना काम समय से करना चाहिए ताकि लोग जनता तक उनकी जो नीतियां हैं सरकार की टाइम से पहुंच जाए। तो मेरा जो टॉपिक मैंने आपको अभी ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से समझाया, आई होप कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।